नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 पर हम कार्य कर रहे हैं। इसका पहला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं और यूट्यूब पर इसे अपलोड किया जा चुका है। यूपीएससी ने जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको 20 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और जैसा कि आपको पता है, जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 2 आईएएस मेंस एग्जाम के लिए पूरा हमने यूट्यूब पर डिस्कस किया हुआ है 20 वीडियो के माध्यम से। और हमारा टारगेट यही है कि आप अगर ऑफलाइन क्लासेस के लिए कांटेक्ट करते हैं देन 20 डेज में 20 दिन में एक जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर हम कवर करते हैं सभी एंगल से। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए और हमारे आंसर राइटिंग सेशन का पार्ट बनने के लिए। तो जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन पेपर 1 है उसको भी हमारा प्रयास रहेगा कि किस तरीके से संक्षिप्त और सार्वगर्भित रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया जाए। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक साहित्य का विकास और उसका स्वरूप। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले वर्षों में कम से कम एक क्वेश्चन यूपीएससी लगातार इस टॉपिक से पूछ रहा है। तो देन हमारे सामने चैलेंज ये है कि इस टॉपिक को किस तरीके से कवर किया जाए जिससे सभी एस्पेक्ट क्लियर हो जाएं। साहित्य के विकास को हम प्राचीन काल से आधुनिक काल तक इस आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। साहित्य का योगदान पूछा जाता है इतिहास में और इस योगदान को हमें देखना है युग बोध के आधार पर। इतिहास में स्पिरिट ऑफ एज, युग बोध या युग बोधता। दूसरा, कोई भी साहित्य इतिहास की पुनर्रचना के लिए किस सीमा तक सामग्री और तथ्य प्रदान करता है। तो इतिहास की पुनर्रचना में किसी भी प्रकार के साहित्य का योगदान कितना माना जा सकता है। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे दरबारी साहित्य, इंपीरियल लिटरेचर या कोर्ट लिटरेचर। टॉपिक काफ़ी बड़ा है अपने स्वरूप में, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इसका जो मेन थीम है आपको समझा दिया जाए जिससे आप इस टॉपिक को उसी वे में तैयार करें। क्योंकि आईएएस मेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है, जो अप्रोच है, जो फिलॉसफी आपको चाहिए चारों पेपर को कवर करने के लिए, अगर वो आपको समझ में आ गई है या अपने आप से या फिर किसी के माध्यम से, तब आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप आईएएस मेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो भी साहित्य लिखा गया है प्राचीन काल में विभिन्न भाषाओं में, चाहे वो संस्कृत भाषा का साहित्य है, बंगला भाषा का है, प्राकृत, मागधी भाषा, पाली भाषा या तमिल या तेलुगु भाषा, और फिर मध्यकाल में जो साहित्य लिखा गया मुख्यतः फारसी भाषा में, सल्तनतकालीन साहित्य और मुगलकालीन साहित्य। इसके समानांतर बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और मराठा साम्राज्य का जो साहित्य है उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया। फिर आधुनिक काल में अब जाते हैं, जब भारत पर ब्रिटिश शासन था तो उस समय साहित्य की भाषा एक तो उर्दू हो जाती है, फारसी भाषा को रिप्लेस किया जाता है उर्दू के द्वारा, उर्दू का विकास हो जाता है 18वीं शताब्दी के बाद, यह काफ़ी ग्रो कर जाता है। और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसके समानांतर क्षेत्रीय जो भाषाएं थी मुख्यतः बंगला भाषा में साहित्य लिखा गया है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी आपको पता रहनी चाहिए। थ्रू आउट एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक साहित्य को लिखने की जो भाषा है, शैली है, वो किस तरीके से लगातार बदलती रहती है। साहित्य जो लिखा जाता है उसके बारे में माना जाता है कि वह समकालीन घटनाओं का प्रतिबिंब या दर्पण होना चाहिए। यानी जिस समय कोई भी इतिहासकार या विद्वान साहित्य लिख रहा है
किसी राजा के दरबार में रहते हुए या फिर स्वतंत्र रूप में जिसका दरबार से कोई संबंध नहीं है, तो उसका मूल उद्देश्य यह होना चाहिए कि उस समय उस क्षेत्र विशेष में, समाज विशेष में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको यथार्थ रूप में लिखा जाए, जिससे इतिहास में घटनाओं का एक निश्चित अनुक्रम तय किया जा सके। तो क्या हम साहित्य में युगबोध को तय कर सकते हैं? प्राचीन भारत में युगबोध का जो कंसेप्ट है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत में जो साहित्य है वो विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है, और दूसरा इसमें मूलतः एक ही धर्म प्रधान है, हिंदू धर्म। जैन और बौद्ध धर्म का स्रोत हिंदू धर्म ही है। यद्यपि जैन और बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म की विभिन्न विचारधाराओं, मान्यताओं का विरोध किया है, लेकिन युगबोध का लक्षण हमें स्पष्टतः मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में नजर आता है, क्योंकि मध्यकालीन भारत में मुख्यतः इस्लाम का शासन रहा और इस्लाम ने हिंदू धर्म और संस्कृति के समक्ष जो चुनौती प्रस्तुत की, उससे ही हमें उस युगबोध का पता लगता है। तो अगर हमें युगबोध को देखना हो तो देन हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास या फारसी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। फारसी ग्रंथ, और इन फारसी ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा हम किस सीमा तक युगबोध को ड्रॉ कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। अब आप समझिए युगबोध बनता कैसे है, स्पिरिट ऑफ एज कैसे बनता है। दो धाराएं होती हैं इसकी, या तो किसी राजा, सम्राट, सुल्तान के द्वारा युगबोध बनाया जाता है, क्योंकि जो सम्राट या सुल्तान शासन कर रहा है उसकी जो विचारधारा है, उसके शासन के जो सिद्धांत हैं, उससे उस समय के मूल्य प्रभावित होंगे और बनेंगे। और दूसरी धारा है युगबोध बनाने वाली धार्मिक संत या धार्मिक संप्रदायों को संचालित करने वाले विभिन्न विद्वान और संगठन। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, और इसके द्वारा जो सूफी और भक्ति साहित्य लिखा गया उसने एक सीमा तक युगबोध का परिचय हमको कराया है। तो हम पहली धारा पर आते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुगल सम्राटों ने युगबोध का एक हिस्सा उस समय भारत में प्रस्तुत किया, और यह हिस्सा था राजनीतिक सर्वोच्चता, राजनीतिक साम्राज्यवादिता, साम्राज्यवादी नीति। अर्थात सुल्तान और मुगल सम्राटों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही था कि किस तरीके से हिंदू साम्राज्यों को पराजित कर मुस्लिम साम्राज्य का अधिकतम विस्तार किया जाए। तो देन इससे युगबोध बन गया 13वीं शताब्दी से लेकर के, और 17वीं शताब्दी के अंतिम छोर तक हम इस युगबोध को लगातार देख सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये कहा, तो देन नाउ यू हैव टू प्रूव दिस, अब आपको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। राजनीतिक साम्राज्यवादिता की भावना एक युगबोध था इस पूरे ड्यूरेशन में। अब इसे हम सिद्ध करते हैं कुछ उदाहरण के माध्यम से। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के सुल्तान हैं, जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया, और उन्होंने उस समय मेवाड़ के हिंदू शासक राणा रतन सिंह के राज्य पर आक्रमण किया, और यह घटना है 1303 ईस्वी की। अब इस घटना का विस्तृत विवरण आपको पता है, हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को पराजित किया। अब इस घटना का आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी है उस समय का विद्वान अमीर खुसरो, जो इस कैंपेन में साथ था। तो अमीर खुसरो ने इस घटना को अपने ग्रंथ में लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक विजय या राजनीतिक साम्राज्यवादिता की भावना। इस शीर्षक के अंतर्गत उसने इसको लिखा है। तो निश्चित रूप से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, उस समय का युगबोध था सुल्तानों के द्वारा अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार करना, और इसके लिए बड़ी सेना संगठित करके निरंतर सैनिक अभियानों को संचालित करना। इसी प्रकार मुगल सम्राट अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, और इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी है अकबर का दरबारी
विद्वान और नवरत्न अबुल फजल, और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ अकबरनामा में इसको बहुत डिटेल में लिखा है। तो देन इन दो ग्रंथों से आप सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए फारसी ग्रंथ और अबुल फजल के द्वारा लिखा गया फारसी ग्रंथ अकबरनामा दोनों ही उस समय के यानी मध्यकालीन भारत के राजनीतिक सर्वोच्चता की भावना के युगबोध को प्रतिबिंबित करते हैं। तो जैसे ही आपने ये लिखा, इसका मतलब है आपके आंसर की क्वालिटी बढ़ गई, इसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। अब आप इसका एक अपवाद भी बता सकते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिनका उल्लेख बाद के विद्वानों ने किया है, जिसमें युगबोधिता का जो अंश है अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। अगर आप इसको भी इसमें जोड़ देते हैं तो देन ये एक बेहतर प्रयास आपका माना जाएगा। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ अभियान का चित्रण अमीर खुसरो ने किया, तो ये तो पूरी तरह से युगबोध है। लेकिन इसी घटना को कोई और विद्वान अपने ग्रंथ में लिखता है जो उस समय नहीं था, उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, बहुत बाद में लिखता है। उदाहरण के लिए जियाउद्दीन बर्नी, तो बर्नी जिन्होंने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी ग्रंथ लिखा, उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी की इस घटना का उल्लेख किया है जो युगबोध को अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिंबित करता है। इसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के इस चित्तौड़ या मेवाड़ अभियान को बाद में शेरशाह सूरी के समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में भी उल्लेख किया है। तो देन आप समझ सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का समय 1540 और अलाउद्दीन का मेवाड़ अभियान 1303। तो ये जो समय अंतराल है, इस समय अंतराल को मलिक मोहम्मद जायसी अप्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर लिखते हैं, जिससे युगबोध का अंश हमें कम प्रतीत होता है। ठीक है, तो युगबोध बनता है राजाओं सम्राटों के द्वारा और इसे हम एक राजनीतिक मूल्य के रूप में देख सकते हैं। युगबोध की दूसरी विचारधारा होती है जो भक्ति संतों और सूफी संतों के द्वारा उस समय बनाई गई। भक्ति और सूफी संतों ने उस समय एकेश्वरवाद का दर्शन दिया। कर्मकांडों के स्थान पर ईश्वर की भक्ति का मार्ग सुनिश्चित किया और बिना किसी कर्मकांड और पाखंड के भगवान के प्रति समर्पण का एक सच्चा मार्ग उन्होंने प्रदान किया। जाति व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था से जो भेदभाव था, सिया सुन्नी के बीच में भेदभाव या सुन्नी क्लास के भीतर भेदभाव, हिंदू धर्म में विभिन्न जातियों के बीच में जो भेदभाव था, इसको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने सामाजिक समन्वय और सौहार्द का जो दर्शन उस समय प्रस्तुत किया, यह अपने आप में एक धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य बन गया। तो पूरे मध्यकालीन भारत में हमें युगबोध की एक झलक भक्ति संतों और सूफी संतों के द्वारा उस समय जो सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य प्रचारित किए गए, उनके रूप में दिखाई देती है। और जितने भी भक्ति और सूफी संतों ने जो साहित्य लिखा, चाहे उसमें कबीरदास हैं या मीरा जी हैं, सूरदास हैं या रामानंद हैं, गुरु नानक या फिर चिश्ती परंपरा के जितने भी महत्वपूर्ण संत हुए, जिसमें निजामुद्दीन औलिया सर्वोच्च स्तर पर आते हैं, तो इनका उद्देश्य यही था कि राजनीतिक सर्वोच्चता की भावना के युगबोध को प्रतिसंतुलित करने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर हमें अपने जीवन और मूल्यों को परस्पर समन्वय की ओर अग्रसर करना चाहिए। लेकिन भक्ति और सूफी संतों का भी आपको अपवाद बताना होगा। जिस समय ये संत तत्कालीन परिस्थितियों का मूल्यांकन कर रहे थे और उसी समय कुछ ऐसे कट्टरवादी वर्ग भी थे, हिंदू और इस्लाम दोनों पंथों के भीतर, जिन्होंने भक्ति और सूफी आंदोलन की विचारधारा को और इनकी जो शार्पनेस थी, आइडियोलॉजी थी, उसको कम करने का प्रयास किया। और इसको आप प्रमाणित कर सकते हैं कि भक्ति और सूफी आंदोलन की विचारधारा के बावजूद इस मध्यकालीन समय में इस्लाम के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और धार्मिक आधार पर इस्लाम और हिंदू के बीच में कई आधारों पर भेदभाव पैदा किए गए, जिसमें चाहे जजिया कर लगाना हो या फिर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ने का प्रयास हो या फिर हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाना हो।
इस तरीके से अगर आप युगबोध को समझते हैं तब आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं। प्राचीन भारत में युगबोध का अगर सवाल पूछा जाता है तो आप ड्रॉ करेंगे, बहुत डिटेल में मैं वेबसाइट वाले वीडियो में समझाऊंगा। और आधुनिक भारत में भी आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रिटिश शासन ने अपनी साम्राज्यवादी भावना के अनुरूप साहित्य को लिखवाया, और वह पूरी तरह से हमको उसमें दिखाई देता है। और दूसरी तरफ वर्नाकुलर लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया जो साहित्य है, वो उस समय के युगबोध को लिख रहा है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरीके से भारतीय जनमानस में एक प्रतिरोध का भाव बन रहा था। चाहे वह दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण हो जिसमें नील विद्रोह को प्रतिबिंबित किया गया है, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया आनंद मठ हो, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं, मुंशी प्रेमचंद का गोदान, या फिर अन्य ग्रंथ हैं। और उस समय की जजमानी व्यवस्था को किस तरीके से ब्रिटिश शासन ने ब्रेक कर दिया, ताराशंकर बंदोपाध्याय ने अपने ग्रंथ गण देवता में बहुत डिटेल में इसको लिखा है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए युगबोध से आप क्या समझते हैं, कैसे बनता है और इसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। दूसरा एस्पेक्ट है साहित्य इतिहास की पुनर्रचना में किस सीमा तक सहायक होता है। इसमें आपको पढ़ना है चीनी साहित्य, देन अरबी साहित्य, फारसी साहित्य और यूनानी साहित्य। तीनों साहित्य के आधार पर आप बता सकते हैं। तो भारत में 4 चीनी यात्रियों ने प्राचीन काल में यात्रा की, फाइयान, उसके बाद में सुंग युन 518 से 20 ईस्वी के बीच में, देन वेनसांग 629 से 643 हर्षवर्धन के दरबार में रहे, फाइयान चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में, और देन इत्सिंग जिन्होंने बंगाल में उस समय यात्रा की और नालंदा यूनिवर्सिटी में वो लगभग 10 साल तक रुके और वहां उन्होंने अध्ययन किया। और मध्यकाल में माहुयान चीनी यात्री आता है 15वीं 14वीं शताब्दी में, जब उन्होंने बंगाल क्षेत्र का उस समय भ्रमण किया था। अरबी विद्वानों में आप नाम ले सकते हैं सुलेमान, जिन्होंने बंगाल की यात्रा की, जिस समय पाल वंश के राजा देवपाल का शासन था, उसको महान शासक बताया है और उस बंगाल राज्य की सेना की बहुत तारीफ की है। इसी प्रकार सुलेमान ने राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघवर्ष को उस समय दुनिया के 4 महान सम्राटों में उन्होंने रेखांकित किया है, और गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मीरबोज की भी उन्होंने प्रशंसा की है, उसकी सेना की बहुत तारीफ की है। इसी प्रकार दूसरा अरबी विद्वान आप बताएंगे अल मसूदी। अल मसूदी ने दक्षिण भारत की यात्रा की है 10वीं शताब्दी में, सुलेमान 9वीं शताब्दी के हैं, और 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश की उन्होंने बहुत ज्यादा प्रशंसा की है और बताया है कि किस तरीके से दक्षिण भारत का जो राजनीतिक समीकरण है वह लगातार बदल रहा है। इसके बाद अलबरूनी आएंगे अरबी विद्वानों में, और अलबरूनी 11वीं शताब्दी में बताते हैं कि महमूद गजनबी ने किस तरीके से भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच में, और अलबरूनी ने तत्कालीन परिस्थितियों का अपना चित्रण किया अपने ग्रंथ में किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में। इसी प्रकार आप मोरक्को से एक यात्री आता है इब्न बतूता, जिसने अरबी भाषा में अपना ग्रंथ लिखा रियला, और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में वह स्टे करता है, उसका ग्रंथ भी इस दिशा में हमको काफी जानकारी प्रदान करता है। यूनानी विद्वानों में मेगास्थनीज की इंडिका, एरियन स्टोवे के ग्रंथ, प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी की ज्योग्राफी। तो ये तो एक फैक्चुअल सी जानकारी है जो मैंने आपको बताई। अब हमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, क्या चीनी इतिहासकारों, चीनी विद्वानों, यात्रियों और अरबी विद्वानों के द्वारा जो जानकारी अपने ग्रंथों में दी गई है उससे हम इतिहास की पुनर्रचना में, रिकंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, और किस सीमा तक। इतिहास की पुनर्रचना का अर्थ क्या है? एक इतिहास होता है जो राजा महाराजाओं के समय में लिखा गया, यानी विभिन्न राजवंशों ने क्रमिक रूप से जो शासन किया, जैसे कि महाजनपदों के बाद जैसे मगध महाजनपद आता है, फिर मौर्य वंश आया, मौर्य उत्तर काल में, देन फिर शुंग वंश आया, कर्ण वंश आया, अंत सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश आया। तो एक तो ये इतिहास है जो राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया गया। दूसरा इतिहास है रिकंस्ट्रक्शन, जो इतिहासकारों ने, विद्वानों ने विभिन्न स्रोतों के आधार पर लिखा है। तो जब हम विभिन्न स्रोतों के आधार पर उस मूल इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा से उसको जीवित करने का प्रयास करते हैं, तब वहां पर इस प्रकार के विद्वानों के जो ग्रंथ हैं काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। तो फाइयान ने जो ग्रंथ लिखा फोका यूकी या रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, वेनसांग का जो ग्रंथ है रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड या सी यूकी। तो यानी ये जो ग्रंथ हैं
किस सीमा तक इतिहास की पुनर्रचना में सहायक हैं? बहुत कम सीमा तक, क्योंकि इतिहास की पुनर्रचना के लिए हमें जरूरत होती है डेटिंग्स की। इतिहास में तारीख तिथि का बहुत महत्व होता है, लेकिन इन विद्वानों के द्वारा जो जानकारी दी गई है वो पूरे इतिहास के बारे में तिथि क्रम को सुनिश्चित नहीं करता है। इतिहास के किसी कालखंड के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जैसे फाहियान ने बताया कि 5वीं शताब्दी में किस तरीके से तक्षशिला वाले क्षेत्र में महायान बौद्ध धर्म का राइज हो रहा था और गांधार आर्ट फ्लोरिश कर रही थी। और फिर उन्होंने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों पर लिखा है। भारत की भौगोलिक परिस्थितियां, पाटलिपुत्र, कन्नौज, वाराणसी जैसे शहरों के उसने नाम लिखे हैं। ताम्रलिप्ति बंदरगाह की उसने जानकारी दी है। भूगोल के बारे में जानकारी दी है। श्रीलंका के बारे में जानकारी है। इंडोनेशिया के बारे में जानकारी उसने दी है। तो देन फाहियान की जो जानकारी है उससे हमें उस समय के कुछ शहरों के नाम को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। विभिन्न शहरों के बीच में दूरी को मेजर करने में हेल्प मिलती है। कौन सा शहर किस दिशा में था, फाहियान के विवरण के आधार पर हम उस समय उसको लोकेट कर पाते हैं। और उस समय कौन कौन से राजवंश थे, उन राजवंशों के परस्पर संबंधों का स्वरूप क्या था, इस बारे में फाहियान और वेनसांग के ग्रंथ कुछ मदद हमको करते हैं। वेनसांग बताता है फाहियान के बाद जब आता है 7वीं शताब्दी में कि उसी गांधार रीजन में तक्षशिला क्षेत्र में अब बौद्ध धर्म का पतन हो गया। केवल बामियान की मोनास्ट्री बची थी जहां कुछ बौद्ध विद्वान रहते थे। अधिकांश क्षेत्रों पर बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था और जो सिल्क रूट था, रेशम मार्ग, उसका भी लगभग पतन हो चुका था। भारतीय व्यापारियों के लिए एक दुख भरी खबर थी। तो फाहियान और वेनसांग ने जो जानकारी दी है 5वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी, तो इस ड्यूरेशन में इतिहास की कुछ घटनाएं जो मिसिंग थी उनको हम इसके ग्रंथों में दी गई जानकारी के आधार पर लिख सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि चीनी ग्रंथों के, चीनी विद्वानों के आधार पर हम इतिहास की पुनर्रचना करते हैं, यह सही नहीं है, ये गलत है। आंशिक तौर पर कुछ कालखंड के लिए हम इन स्रोतों से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन उस जानकारी को भी हमें अन्य स्रोतों के साथ वेरीफाई करना होगा, क्योंकि फाहियान और वेनसांग ने जो कुछ कहा है हमें तत्कालीन ग्रंथों से हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है। अगर दोनों में सिमिलरिटी है तब उसको हम इतिहास में लिखते हैं, तभी इतिहास की पुनर्रचना हो सकती है। इसी प्रकार अरबी विद्वान सुलेमान और अल मसूदी ने उस समय क्या कहा है? तो देन सुलेमान ने किस आधार पर राष्ट्रकूट वंश के राजा अमोघवर्ष को दुनिया के 4 महान सम्राटों में रखा? अगर यह बात सत्य है तो देन अमोघवर्ष का शासन पूरे भारत पर होना चाहिए था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रकूट वंश को काउंटर करने के लिए पाल वंश था, प्रतिहार वंश था। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों में उस समय त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। तो सुलेमान के विवरण को अगर हम सही मान लें तो इस आधार पर इतिहास में कई प्रकार की जो शंकाएं हैं और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सुलेमान की घटना पूरी तरह से सत्य नहीं है, हमें उसे कुछ और घटनाओं के साथ भी वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो जब भी इतिहास की पुनर्रचना को पूछा जाए किसी स्रोत के आधार पर तो ध्यान रखना है सीमित रूप में इतिहास के कालखंड में तारीख को निश्चित करने में हेल्प मिलती है। कुछ स्थानों के बारे में जानकारी, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी, समाज के बारे में कुछ जानकारी, व्यापारिक मार्गों के बारे में, बंदरगाहों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन ये इतिहास में बहुत कम है। इतिहास पूरा एक लंबा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, उसमें इसका योगदान आंशिक तौर पर सही माना जाता है। इसी प्रकार यूनानी विद्वान मेगास्थनीज की जानकारी को इतिहास की पुनर्रचना में आप कैसे प्रयोग करेंगे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं, इंडिका लिखी, और कौटिल्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हैं। कौटिल्य खुद प्रधानमंत्री है, उसने अर्थशास्त्र लिखा। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है, कौटिल्य कह रहा है कि उसमें दास प्रथा है। तो अगर मेगास्थनीज की जानकारी को सही मान लिया जाए तो देन इतिहास की पुनर्रचना में दोष आ जाएगा। इसी प्रकार मेगास्थनीज कह रहा है कि भारत में 7 प्रकार की जातियां हैं, कौटिल्य मना कर रहा है नहीं, उसमें असंख्य जातियां हैं, जातियों काउंट नहीं कर सकते। तो मेगास्थनीज ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे हमें कौटिल्य के थ्रू क्रॉस चेक करना पड़ रहा है, और तब हम इतिहास लिखने में उन घटनाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो आईएएस मेंस एग्जाम में इस अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो समझिए यूपीएससी आपसे किस लेवल की बात करना चाहता है। इसी प्रकार जब आप दरबारी साहित्य को लिखते हैं तो दरबारी साहित्य किस रूप में हेल्प करेगा? यानी 3 विद्वानों को ले सकते हैं, एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय, और तीसरी तरफ प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते हैं, विभिन्न विद्वान, जिसमें अबुल फजल, फैजी और अब्दुल रहीम खाने खाना
सर्व प्रमुख हैं। तो अकबर का जो दरबारी साहित्य है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी साहित्य से किस रूप में तुलनात्मक योग्य है? तो चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में भी नवरत्न रहते हैं, जिसमें कालिदास ने जो ग्रंथ लिखे और अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। और विजयनगर के शासक जो कृष्णदेव राय हैं उनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते हैं। लेकिन विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय खुद भी बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यदा ग्रंथ लिखा और संस्कृत भाषा में कई ग्रंथ लिखे, जिसमें प्रमुख है जाम्बती कल्याणम। तो देन अब आप कंपेयर करो कृष्णदेव राय का कैरेक्टर और अकबर का और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का साहित्य के ग्राउंड पर। तो इसके 3 वेरिएशन हमको प्राप्त होते हैं जो उस समय की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों में डेवलप हुए हैं। तो देन बहुत डिटेल में मैं आपको वेबसाइट वाली वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।